एक ऐसी चीज जो इतनी गहराई में होनी ही नहीं चाहिए थी, पर इसके बावजूद इसकी मौजूदगी ने हमें एक बड़ी चेतावनी दे दी है। हमने जस्ट 1 महीने पहले ही काफी खबरें सुनी थी कि डीप सी के जानवर भारी तादाद में समुद्र के बाहर निकल रहे हैं। कहीं इसके पीछे यही वजह तो नहीं थी। साल 2013 का एक दिन डीप सी साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम गहरे पानी के जानवरों की सेहत का पता लगाना चाहते थे। उन्हें आभास था कि डीप सी के जानवरों को इस पर्टिकुलर इलाके में स्पेसिफिकली काफी खतरा हो सकता है। द क्लैरियन क्लिपर्टन जोन CCZ में, जो पैसिफिक ओशन में हवाई और मेक्सिको के बीच में पड़ता है। उन्हें पता लगाना था कि समुद्र के इतने डीप वाटर्स में ऑक्सीजन की मात्रा आखिर कितने स्पीड में कम होती है, क्योंकि जैसे हमें सिखाया गया है, ऑक्सीजन का 80% प्रोडक्शन समुद्र की सतह पर होता है। प्लांट्स, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन्स और कुछ बैक्टीरियाज द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, और फिर यही ऑक्सीजन समुद्र के नीचे के गहरे लेयर्स में डिसॉल्व होकर जाता है, जो मरीन लाइफ को जिंदा रखता है। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे समुद्र के गहरे लेयर्स में जाते जाते कम होती चली जाती है, क्योंकि नेचुरली ऊपर की सारी मछलियां उसे यूज कर लेती है। मगर अपने इसी खोज में एंड्रयू स्वीटमैन ने जो देखा वो बिल्कुल ही अजीब था। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के जगह पे उल्टा और तेजी से गहराई में बढ़ रही थी। सारी मछलियों के ऑक्सीजन को यूज करने के बावजूद ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा था, बल्कि और बढ़ रहा था। अब कुछ एरियाज में तो इवन सतह के पानी से भी ज्यादा ऑक्सीजन उन्हें गहरे समुद्र में मिला। यह ऑब्जर्वेशन इतना वियर्ड था कि एंड्रू और उनकी टीम को तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें दोबारा टेस्ट करना पड़ा डिफरेंट मेजरमेंट इक्विपमेंट्स यूज करके, और अंत में फाइनली कंफर्म किया कि यस, समुद्र की अंधेरी गहराइयों में कुछ तो ऐसी चीज है जो ये अननोन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रही है। इसे नाम दिया गया द डार्क ऑक्सीजन। बट ये डार्क ऑक्सीजन आखिर प्रोड्यूस कैसे हो रहा था, और ये अब तक हमसे कैसे छुपा रह गया? क्या जो डीप सी के अतरंगी और जायंट क्रीचर्स हैं वो इस डार्क ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है? क्या उनकी लाइफ के एवोल्यूशन में इस डार्क ऑक्सीजन का कोई रोल रहा है? ये सारे सवाल एंड्रयू को सताने लगे, और फिर एंड्रयू की नजर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की तरफ गई। आपको याद है, शुरुआत में मैंने कहा था एंड्रयू को एक चिंता सता रही थी कि डीप सी के जानवर खतरे में हो सकते हैं। आखिर कारण क्या था? क्योंकि ये जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ना, ये एक बहुत ही फेमस इलाका है स्पेसिफिकली डीप सी माइनिंग के लिए। ये लिटरली अरबपतियों के पैसे छापने की मशीन है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से सिर्फ इस अकेले इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स मौजूद है, जिसका अगर नंबर्स में इवैल्यूएशन करें तो वो आंकड़ा आएगा करीब 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर्स। जस्ट इमेजिन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स यहां पर मौजूद है, जिनमें से सबसे इन डिमांड मेटल्स है जैसे मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, जो लगभग 75% से 85% यहीं पर सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से मिलता है, और वो सोर्स है ये बटाटे के आकार और शेप के छोटे छोटे पत्थर, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये पत्थर इतने नायाब है कि इन्हें बनाने में करोड़ों सालों का समय लग जाता है। प्रकृति द्वारा बनाया जाता है ऑब्वियसली, जिस दौरान इनमें लेयर बाय लेयर मेटल्स और मिनरल्स स्लोली डिपॉजिट होते चले जाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि यही पत्थर इसी एरिया के समुद्री तल में 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जिनकी टोटल क्वांटिटी लगभग 2100 करोड़ टन है। कहीं इन पत्थरों में ही डार्क ऑक्सीजन का कोई सुराग तो नहीं छुपा था? यही सवाल एंड्रू और टीम को आया। बट इस सवाल का जवाब आखिर कौन दे सकता था? सिर्फ एक ही शख्स, जो समुद्र की दुनिया के केमिस्ट्री का बादशाह था, और एंड्रू का एक पुराना कॉलीग भी, डॉक्टर फ्रांस गीगर। मगर डॉक्टर गीगर के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे कुछ बड़े लोग, जिन्हें अरबों छापने थे। 1980s में इसी एरिया में कुछ खुदाई की गई थी जस्ट टेस्ट करने के लिए, और पूरा इकोसिस्टम तहस महस हो गया। 70 से 80% जीव तबाह हो गए, इस हद तक कि आज 45 सालों बाद तक ये रिकवर नहीं हो पाए। यार, हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा डीप सी सिर्फ एक ही इकोसिस्टम है, बट ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी गलती है। इट्स लाइक सेइंग, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं तो पूरी दुनिया मुंबई की तरह ही है। इंडिया में अगर बंगाल टाइगर मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू और ऑस्ट्रिच मिलता है, तो आर्कटिक में पोलर बेयर्स मिलते हैं। मगर डीप सी में तो इससे भी कई ज्यादा डाइवर्सिटी है।
यहां पर एक एक ट्रेंच यानी कि गहरे सुरंगों में तक अलग अलग प्रजातियां रहती है जो सिर्फ उस दुनिया के लिए ही विकसित हुए हैं। मगर अफसोस की बात यह है, इतने सारे क्लियर सबूतों के बाद भी पता है एक पावरफुल लॉबी खड़ी हो चुकी है जो इसे खुलेआम डिनाई कर रही है, जैसे द मेटल्स कंपनी टीएमसी। यार सबसे आयरॉनिक बात पता है क्या है? यही टीएमसी कंपनी ने खुद साइंटिस्ट के जरिए डीप सी के इनिशियल रिसर्च को करवाया था, मगर जब कड़वी सच्चाई बाहर निकल कर आई तो फिर इसे पूरा दबाने की कोशिश की। टीएमसी ने उन दोनों साइंटिस्ट की खोज को फ्लॉड और मिसलीडिंग बताया और इवन नेचर जियोसाइंस जर्नल, जो कि एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल है, उसे तक दोषी ठहराने लगे। क्या इन अरबपतियों और कंपनियों के लिए डॉलर्स समुद्र के नाजुक फेफड़ों से भी ज्यादा जरूरी है? वेल, इन्हें रोकने का बस सिर्फ एक ही तरीका था और वो इन दोनों साइंटिस्ट के बस में था। डॉक्टर फ्रांस को याद था कि उन्होंने बहुत पहले एक बार लैब एक्सपेरिमेंट के जरिए यह प्रूफ करके बताया था कि समुद्र का नमकीन पानी कुछ खास हालातों में जंग लगे मेटल्स के साथ इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पैदा कर सकता है। यस, एक अंडर वाटर बैटरी की तरह। सो कहीं ये अंडर वाटर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी इसी रिएक्शन के जरिए ऑक्सीजन को तो रिलीज नहीं कर रहे हैं? क्या समुद्र की अंधेरी गहराइयों में अरबों अंडर वाटर बैटरीज छुपे हुए हैं जो यही डार्क ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं? साउंड्स वियर्ड, राइट? वेल, इसे टेस्ट करना बहुत ही जरूरी था, जिसके लिए वंस अगेन दोनों साइंटिस्ट ने इन पत्थरों के सैंपल्स को लैब में लाया और उन्हें गहरे समुद्र की तरह एक एनवायरनमेंट वाले नमकीन पानी में डाला। मगर इस बार उन्होंने उन पत्थरों की सतह पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाकर उसे एक वोल्ट मीटर से मेजर किया एंड दे वर शॉक्ड। आई मीन बोथ इमोशनली एंड लिटरली, क्योंकि 0.95 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी वाकई में प्रोड्यूस हो गई। अब 2023 में ही इस रिसर्च को प्रॉपर्ली वैलिडेट किया गया। स्टैटिस्टिकल डेटा से भी ये कंफर्म किया गया किस वोल्टेज से ऑक्सीजन प्रोड्यूशन का लिंक कंसिस्टेंट है, और उसके बाद फाइनली 2024 में एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल नेचर जियोसाइंस में स्टडी को पब्लिश किया गया, क्योंकि एविडेंस वाकई में काफी कन्विंसिंग थे। मगर सितंबर 2024 को द मेटल्स कंपनी का एक अनयूजुअली बड़ा रिप्लाई आता है, ढेर सारा रॉ डेटा और रिसर्च नोट्स के साथ चैलेंज करते हुए कि ये डिस्कवरी बिल्कुल फ्लॉड है। उनका कहना यह था कि वो $75 मिलियन खर्च करके 12 सालों से रिसर्च को फंड कर रहे हैं एक ऑनेस्ट और सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग करने के लिए, ताकि मिनरल्स निकालकर क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। मगर इस कंपनी के बात को कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? ये तो वही बात हो गई ना कि बिल्ली खुद को ही दूध की सबसे ईमानदार पहरेदार बता रही है। इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ नजर आता है। बट इस मुद्दे में COMRC यानी कि क्रिटिकल ओशन मिनरल्स रिसर्च सेंटर भी घुस गई, जिसने इस डिस्कवरी को येलो फ्लैग बताया, क्योंकि उनका कहना था कि 2 और रिसर्चर्स यही एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुके, मगर उन्हें तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ने एक सिमिलर रिसर्च किया था, मगर एक दूसरे किस्म के लैंडर, कोवेरियंस लैंडर को यूज करके। उन्हें तो उल्टा रिजल्ट मिला, ऑक्सीजन बढ़ नहीं बल्कि घट रहा था। सो क्या एंड्रू एंड टीम का रिसर्च गलत है? ये प्रूव हो गया? वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंड्रू के रिसर्च को क्रिटिसिज्म से ज्यादा सपोर्ट मिला। मगर एज ऑफ नाउ यानी जून 2025 अच्छी खबर यह है कि इन माइनिंग कंपनीज के हेवी प्रेशर्स, करोड़ों रुपए फेंकने और लॉबिंग के बाद भी मोस्ट ऑफ डीप मरीन साइंटिस्ट और उनके कॉन्फिडेंस से 33 कंट्रीज डीप सी माइनिंग पर बैन या एटलीस्ट एक टेम्पररी होल्ड लगाने को सपोर्ट कर रही है। और इसीलिए द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ग्लोबल अथॉरिटी, ने डीप सी माइनिंग पर एक टेम्पररी होल्ड लगाकर रखा हुआ है, जब तक हम डीप सी माइनिंग से जुड़े सारे रिस्क्स को ठीक से समझ नहीं लेते। मगर कड़वी सच्चाई यह है कि डीप सी माइनिंग तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है हम इंसानों की लापरवाही का। इस एरिया पर जरा नजर डालना, इसका साइज 2 पाकिस्तान के जितना विशाल है, मगर यह कोई जमीन नहीं बल्कि कचरे का एक ढेर है। यस, 2 पाकिस्तान यानी 3 राजस्थान जितना विशाल कचरे का एक ढेर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। और ये तो सिर्फ प्रॉपर ढेर है, जहां पर कचरा पानी में एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड और कुछ इलाकों में तो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन तक है। मगर इसके सॉफ्ट एजेस को भी अगर आप गिनोगे ना, तो ये इलाका इंडिया से भी बड़ा पैच बन जाता है। 2014 के एक रिसर्च ने बताया कि यहां पर एटलीस्ट 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक के पीसेस है, जिनका कुल मिलाकर वजन 269,000 टन है।
और बस सिर्फ इस एक पैच के वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल 1 मिलियन सी बर्ड्स और 1 लाख मरीन मैमल्स मरते हैं, या तो कुछ पॉइजनस खाकर, प्लास्टिक के ढेर में फंसकर, या यहां पर नायलॉन के भटके हुए फिश नेट्स में अटक कर। और सबसे कंसर्निंग बात तो यह है कि ये दुनिया का कोई इकलौता गार्बेज पैच नहीं है, बल्कि ये देखिए, दुनिया में एटलीस्ट ऐसे 5 मेजर गार्बेज पैचेस हैं और ना जाने कितने सारे माइनर पैचेस होंगे। यार, एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर और रिसर्चर विक्टर वेस्कोवो का ही एक किस्सा सुन लो। उन्होंने अपने 5 डीप्स एक्सपीडिशन में 5 ओशियंस के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर जाने की ठानी थी, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, प्लास्टिक के बैग्स और रैपर्स ने उनका स्वागत किया। But as I continued going along the bottom, cruising around, I did see what appeared to be 1 or 2 particles of man-made matter, and one of them had a letter on it, printed. Just imagine, पानी के 11 किलोमीटर नीचे एक गहरे सुरंग में तक ये प्लास्टिक्स पहुंच रहे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्लास्टिक्स कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, सदियों तक बस ये जमा होते रहेंगे, जो मछलियों और उनके इकोसिस्टम के लिए टॉक्सिक है। बताता हूं क्यों। जिस तरह हम लापरवाही दिखा रहे हैं ना, कई रिपोर्ट्स के हिसाब से 2040 तक समुद्रों में प्लास्टिक्स की मात्रा ट्रिपल हो जाएगी, यानी समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक्स पाया जाने लगेगा। जस्ट इमेजिन। और ये तो मैंने मैक्रो यानी बड़े साइज के प्लास्टिक्स की बात की है, जिसका मतलब ये है कि समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक्स तो और तेजी से मल्टीप्लाई होंगे। 2017 की एक स्टडी के अनुसार आज 71% सी बर्ड्स और 30% टर्टल्स के पेट में प्लास्टिक्स और माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं, जिनमें से 50% जानवर इसी के वजह से घुटकर मर जाते हैं। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने तो यह पाया कि 99% मछलियों में जो अमेरिकन खा रहे थे, माइक्रोप्लास्टिक्स के अंश मिले। एक और एक रिसर्च ने तो 100% मछलियों के सैंपल्स में यही माइक्रोप्लास्टिक्स पाए। आज इसी वजह से हालत ऐसी हो गई है कि एक एवरेज इंसान हर साल खाने और पीने में 78,000 से 2,11,000 माइक्रोप्लास्टिक्स के अंश कंज्यूम कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के एक रिसर्च ने जब 51 ब्रेन सैंपल्स पर रिसर्च किया, तब पता चला हर एक ब्रेन सैंपल्स में एक क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक मिला। यस, ब्रेन के मास का 0.5% जो आता है 6 से 7 ग्राम्स प्योर प्लास्टिक, एक क्रेडिट कार्ड जितना सिर्फ आपके दिमाग के अंदर। सोचो फेफड़ों, किडनीज और दूसरे ऑर्गन्स में कितना होगा। और नोट, ये टेस्ट तो अमेरिकन पर किया गया था। इंडियंस में, आप में और मेरे में ये प्लास्टिक की मात्रा बिल्कुल हो सकता है इससे कहीं ज्यादा एक्सीड करती है, क्योंकि वी ऑल नो इट, इंडिया में कोई रेगुलेशंस ही नहीं है, ना हवा, पानी, खाने, किसी में भी नहीं। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।